आज हम 18वीं सदी के भारत की कहानी में उतर रहे हैं। ये वो दौर है जब दिल्ली में मुगल सल्तनत की पकड़ कमज़ोर हो रही थी और एक बहुत बड़ा सवाल हवा में था कि अब कौन, जब केंद्र बिखरता है तो इसकी जगह कौन लेता है। हमें जो स्रोत मिले हैं वे इसी उथल-पुथल की कहानी बताते हैं कि कैसे कैसे अलग-अलग तरह के नए राज्य सामने आए। तो आज की हमारी पड़ताल की रूपरेखा बिल्कुल साफ है। हम इन राज्यों को 3 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले, उत्तराधिकारी राज्य, सक्सेसर स्टेट्स। हाँ, यानी वो सूबे जो मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे लेकिन धीरे धीरे आजाद हो गए। दूसरे, स्वतंत्र राज्य, इंडिपेंडेंट किंगडम्स, हाँ, जो मुगलों के कमजोर होते नियंत्रण की वजह से अपनी जगह बना पाए। और तीसरे, नए राज्य, वो ताकतें जो सीधे सीधे मुगलों के खिलाफ बगावत करके खड़ी हुई। चलिए शुरू करते हैं उत्तराधिकारी राज्यों से, जो सिस्टम के अंदर रहकर ही उससे अलग हो गए। ये राज्य वाकई दिलचस्प हैं। एक तरफ तो ये दिल्ली से आजाद हो गए, लेकिन उन्होंने कभी खुल के मुगल बादशाह की सत्ता को चुनौती नहीं दी। तो ये एक ही समय में आजाद भी थे और नहीं भी। ये विरोधाभास क्यों? यहीं पर 18वीं सदी की राजनीति का असली खेल छिपा है। सत्ता का मतलब बदल रहा था। इन राज्यों के गवर्नर्स ने अपने पद को पुश्तैनी बना लिया था, यानी बाप के बाद बेटा। इससे वो क्या कहते हैं, व्यवहारिक रूप से तो आजाद हो गए, हाँ, लेकिन फिर भी मुगल बादशाह के नाम का सिक्का चलाते रहे। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं था, ये एक राजनीतिक जरूरत थी। अच्छा, हाँ, बादशाह का नाम उन्हें एक वैधता देता था, जो आम जनता और दूसरे राजाओं की नजर में जरूरी थी। ये अपनी नई ताकत को पुराने स्थापित सिस्टम से जोड़ने का एक बहुत चालाक तरीका था। चलिए हैदराबाद का उदाहरण लेते हैं। इसकी नींव निजामुल मुल्क आसफ जाह ने रखी थी। हाँ, लेकिन दक्कन में एक आजाद राज्य का सपना सबसे पहले जुल्फिकार खान ने देखा था। निजामुल मुल्क ने उस सपने को हकीकत में बदला। वो दिल्ली दरबार की साजिशों और अक्षमता से तंग आ चुके थे। 1724 में उन्होंने एक निर्णायक कदम उठाया। शकरखेड़ा की लड़ाई? बिल्कुल, शकरखेड़ा की लड़ाई में उन्होंने दिल्ली से भेजे गए वायसराय मुबारिस खान को हरा दिया। और ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये दक्कन पर दिल्ली के नियंत्रण का औपचारिक अंत था। इसके बाद निजाम ने नाम के लिए भी दिल्ली से निर्देश लेना बंद कर दिया। और अवध की कहानी क्या है? वहां के संस्थापक थे सादत खान, जिन्हें बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। उनकी कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। वो दरबार में सैयद बंधुओं के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा बनकर ताकतवर हुए। अच्छा, लेकिन फिर वही दरबारी राजनीति उन्हें ले डूबी और उन्हें दिल्ली से बाहर कर दिया गया। इसी अपमान ने उन्हें अवध में अपनी एक अलग दुनिया बसाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने वहां एक मजबूत शासन कायम किया। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। स्रोतों में लिखा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसके पीछे क्या वजह थी? हाँ, ये कहानी 18वीं सदी की राजनीति की क्रूरता को दिखाती है। 1739 में जब ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, नादिर शाह, हाँ, तो उसने सादत खान को 20 करोड़ रुपए लाने का आदेश दिया। ये एक असंभव रकम थी। तो उस अपमान और दबाव को न सह पाने की वजह से उन्होंने जहर खा लिया। उनके बाद उनके भतीजे सफदरजंग ने अवध की कमान संभाली और उसे और भी मजबूत बनाया। और तीसरा बड़ा उत्तराधिकारी राज्य था बंगाल, जिसकी नींव मुर्शिद कुली खान ने रखी थी। स्रोतों बताते हैं कि उनके सुधारों की वजह से बंगाल का राजस्व लगभग 2 गुना हो गया था। बिल्कुल, वो एक बेहतरीन प्रशासक थे और उनके दौर में बंगाल बहुत अमीर हो गया। लेकिन खान ने बगावत कर दी और मुर्शिद कुली खां के नालायक उत्तराधिकारी सरफराज खां को घेरिया की लड़ाई में मार डाला। घेरिया की लड़ाई में? हाँ, और फिर वो खुद नवाब बन बैठे। वो भी दिल्ली को सालाना नजराना भेजते रहे, लेकिन बंगाल के असली मालिक वही थे। तो एक तरफ ये राज्य थे जो मुगल व्यवस्था के भीतर से ही पैदा हुए और नाम का ही सही एक रिश्ता बनाए रखा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी ताकतें थीं जिनका मुगलों से रिश्ता हमेशा से ज्यादा जटिल और टकराव वाला रहा, जैसे राजपूत। उन्होंने इस मौके को कैसे देखा? राजपूतों के लिए ये अपनी खोई हुई स्वायत्तता वापस पाने का एक सुनहरा मौका था। औरंगजेब के समय से ही उनके रिश्ते मुगलों से तनावपूर्ण हो गए थे। 18वीं सदी में जोधपुर के अजीत सिंह ने जयपुर के जयसिंह द्वितीय और दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाया। हाँ, ये गठबंधन तो बना था। हालांकि ये गठबंधन लंबे समय तक नहीं चला, लेकिन एक समय पर उनका प्रभाव दिल्ली के दक्षिण से लेकर गुजरात के तट तक फैल गया था।
वो काफी हद तक अपनी पुरानी हैसियत वापस पाने में कामयाब रहे। और दक्षिण की ओर देखें तो मैसूर का नाम आता है, जहां हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान का राज था। उनका जिक्र आते ही अंग्रेजों से उनकी लड़ाइयों की तस्वीरें दिमाग में आ जाती हैं। मैसूर दूसरों से अलग कैसे था? हैदर और टीपू ने ऐसा क्या किया जो उन्हें इतना शक्तिशाली बना गया? मैसूर की कहानी इनोवेशन और महत्वाकांक्षा की है। हैदर अली के आने से पहले मैसूर एक छोटा लगातार लड़ने वाला राज्य था। हैदर अली जो एक मामूली सैनिक से उठे थे और फिर उनके बेटे टीपू ने इसे एक आधुनिक सैन्य ताकत में बदल दिया। हाँ, सेना को आधुनिक बनाने पर उनका बहुत जोर था। उन्होंने अपनी सेना को फ्रांसीसियों की मदद से ट्रेनिंग दी, तोपखाने को मजबूत किया और सबसे बढ़कर रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल किया, हाँ, जिसने अंग्रेजों को भी हैरान कर दिया। वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि कुशल प्रशासक भी थे जिन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इसीलिए वो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे। इसी सूची में केरल का भी जिक्र है, जहां मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर राज्य की स्थापना की। उनकी सबसे खास बात बताई जाती है कि उन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी तर्ज पर आधुनिक बनाया था। हाँ, और ये उस समय के लिए एक बहुत दूरदर्शी कदम था। मार्तंड वर्मा ने बिखरे हुए सामंतों को हराकर कन्याकुमारी से कोचीन तक एक मजबूत राज्य बनाया। उन्होंने सिर्फ सेना पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि सिंचाई और व्यापार के लिए बंदरगाहों का निर्माण भी करवाया। वो समझ गए थे कि असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि खजाने में भी होती है। अब आते हैं हमारी तीसरी श्रेणी पर, नए राज्य, यानी वो जो सीधी सीधी मुगल सत्ता के खिलाफ एक विद्रोह से पैदा हुए। इनमें जाटों का नाम सबसे पहले आता है। जाटों का उदय एक जमीनी स्तर के विद्रोह की कहानी है। ये दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास के किसान थे जो औरंगजेब के दमनकारी लगान नीतियों से तंग आ चुके थे। तो ये किसानों का विद्रोह था। हाँ, जो धीरे धीरे एक संगठित राजनीतिक शक्ति में बदल गया। और ये जाट शक्ति अपने चरम पर सूरजमल के समय पहुंची। उनके राज्य में गंगा से चंबल तक का इलाका शामिल था, जिसमें आगरा और मथुरा जैसे बड़े शहर भी थे। सूरजमल को जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। अच्छा। हाँ, वो एक बहुत ही चतुर और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाया। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है। क्या? 1763 में उनकी मौत के बाद उनका बनाया हुआ राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इससे पता चलता है कि ये राज्य अक्सर एक करिश्माई नेता पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। एक मजबूत संस्थागत ढांचे की कमी थी। बिल्कुल। ठीक है, ये सभी ताकतवर क्षेत्रीय खिलाड़ी थे। लेकिन अब उन दो शक्तियों की बात करते हैं जो शायद एक अखिल भारतीय ताकत बनने का सपना देख रही थीं, सिख और मराठा। सिखों का उदय कैसे हुआ? सिखों के उदय की जड़ें धार्मिक उत्पीड़न में है। जब 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने 1675 में मृत्युदंड दिया, तो ये एक निर्णायक मोड़ था। उनके बाद 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को एक लड़ाकू समुदाय खालसा में संगठित किया। खालसा? हाँ, उनका मकसद सिर्फ अपने धर्म की रक्षा करना नहीं, बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करना भी था। और फिर मिसल का जिक्र आता है। ये शब्द बार बार सुनने को मिलता है, लेकिन ये थे क्या? देखिए, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने पंजाब में एक राजनीतिक शून्य पैदा कर दिया था। एक वैक्यूम। हाँ, एक पावर वैक्यूम। उस अराजकता के बीच सिखों ने खुद को 12 छोटे छोटे समूहों में संगठित कर लिया। इन्हीं समूहों को मिसल कहा जाता था। हर मिसल का अपना सरदार और अपना इलाका होता था, लेकिन बाहरी खतरे के समय वे अक्सर एकजुट हो जाते थे। ये उस मुश्किल दौर में टिके रहने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका था। और इन्हीं मिसलों में से एक के नेता महासिंह के बेटे थे रंजीत सिंह, जिन्होंने बहुत शक्तिशाली सिख साम्राज्य बनाया। बिल्कुल, रंजीत सिंह एक असाधारण नेता थे। उन्होंने इन बिखरी हुई मिसलों को एकजुट किया और सतलुज नदी के पश्चिम में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। लाहौर और अमृतसर पर कब्जा किया। हाँ, 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सेना, जिसे उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों की मदद से एशिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक बना दिया था। लेकिन अंग्रेजों के साथ उनके रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे। उन्हें अमृतसर की संधि भी करनी पड़ी थी। हाँ, वो अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को समझते थे। अमृतसर की संधि के तहत उन्हें सतलुज के पूरब में अंग्रेजों का प्रभाव मानना पड़ा।
बाद में 1838 में उन्हें अंग्रेजों के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर भी दस्तखत करने पड़े। उनकी असली ट्रेजेडी ये थी, यही थी, उनकी मृत्यु के बाद सब बिखर गया। हाँ, 1839 में उनकी मृत्यु के बाद उनका बनाया हुआ साम्राज्य अंदरूनी साजिशों और कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण सिर्फ 10 साल में ही बिखर गया। और अंत में मराठा स्रोतों में उन्हें सबसे दुर्जय प्रांत यानी सबसे खतरनाक चुनौती बताया गया है। और वो थे भी। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों ने सिर्फ अपना राज्य नहीं बनाया, उन्होंने मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी होने का दावा किया। वही में हाँ, एक समय था जब उनका प्रभाव दक्षिण में तंजौर से लेकर उत्तर में दिल्ली तक था। ऐसा लगता था कि अगर कोई मुगलों की जगह ले सकता है तो वो मराठे ही होंगे। लेकिन फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जो भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ मानी जाती है। हाँ, अहमद शाह अब्दाली के हाथों मिली वो हार एक राष्ट्रीय आपदा जैसी थी। मराठों ने अपनी एक पूरी पीढ़ी के योद्धा और कई बड़े नेता खो दिए। तो उनकी अखिल भारतीय महत्वाकांक्षा को गहरा धक्का लगा। बिल्कुल। लेकिन और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मराठों की सहन शक्ति अद्भुत थी। अच्छा, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पानीपत के बाद मराठे खत्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वे इस भयानक हार से सिर्फ एक दशक के अंदर उभर गए और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे बड़ी और आखिरी चुनौती बनकर फिर से खड़े हो गए। तो चलिए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ते हैं। हैदराबाद, अवध, मैसूर, जाट, सिख, मराठा, इतने सारे राज्य उभरे, लेकिन इनकी असली प्रकृति क्या थी? और ये मुगलों की जगह एक स्थिर अखिल भारतीय साम्राज्य क्यों नहीं बना सके? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो 2-3 बातें साफ होती हैं। पहली, जैसा हमने पहले कहा, लगभग सभी ने मुगल बादशाह की प्रतीकात्मक सत्ता को बनाए रखा। ये दिखाता है कि मुगल संस्था का विचार कितना गहरा था। दूसरी बात, ये सभी राज्य चरित्र में क्षेत्रीय थे। वे स्थानीय जमींदारों, व्यापारियों और कुलीनों के समर्थन पर टिके थे। उनका नजरिया अखिल भारतीय नहीं था। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमियां क्या थीं? क्या कोई एक बड़ी वजह थी जो इन सबको कमजोर कर रही थी? इसकी कई वजह थीं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। पहली और सबसे बड़ी थी प्रशासनिक विफलता, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। हाँ, असल में ये राज तो बना पाए, लेकिन एक ऐसा मजबूत सिस्टम नहीं बना पाए जो इतने बड़े इलाके को संभाल सके। वो उसी जागीरदारी संकट से जूझ रहे थे जो उन्हें मुगलों से विरासत में मिला था। ये असल में जमीन और तनख्वाह का संकट था। देने के लिए अच्छी जमीनें कम थीं और लेने वाले अधिकारी ज्यादा। इससे पूरा ढांचा ही कमजोर था। अच्छा। दूसरी वजह थी तकनीकी पिछड़ापन। मैसूर जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ज्यादातर भारतीय राज्य विज्ञान और सैन्य प्रौद्योगिकी में यूरोप से पिछड़ रहे थे। और तीसरी कमी? और तीसरी और शायद सबसे घातक कमी थी इनकी आपसी फूट। हाँ, ये तो हमेशा से एक समस्या रही है। ये ताकतें एक दूसरे से लगातार लड़ती रहती थी। मराठे निजाम से लड़ रहे थे, निजाम मैसूर से, राजपूत मराठों से। उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि उनका असली खतरा कोई पड़ोसी राजा नहीं, बल्कि समुद्र पार से आई एक व्यापारिक कंपनी है। तो इस आपसी लड़ाई ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। बिल्कुल। और आर्थिक स्थिति का भी जिक्र है। क्या अर्थव्यवस्था भी एक समस्या थी? हाँ, ये एक बुनियादी समस्या थी। कृषि से होने वाली आय में ठहराव आ गया था या वो घट रही थी, लेकिन उस पर निर्भर रहने वाले शासक और जागीरदार बढ़ रहे थे। विदेशी व्यापार तो चल रहा था और कुछ शहर समृद्ध भी थे, लेकिन कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में वो जान नहीं थी जो एक नए साम्राज्य को खड़ा कर सके। तो संक्षेप में कहें तो संक्षेप में ये राज्य मुगलों के साम्राज्य को तोड़ने के लिए तो काफी मजबूत थे, लेकिन उनकी जगह एक नया स्थिर साम्राज्य बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। तो आज की इस पड़ताल से ये बिल्कुल साफ है कि 18वीं सदी में भारत में एक बड़ा शक्ति शून्य यानी पावर वैक्यूम बन गया था। मुगलों के पतन के बाद कई क्षेत्रीय ताकतें उभरी, सबने अपनी पहचान बनाई, अपनी स्वतंत्रता का दावा किया, लेकिन उनमें से कोई भी एक अखिल भारतीय विकल्प नहीं दे सका। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये क्षेत्रीय शक्तियां अपनी तमाम ताकतों, अपनी वीरता और अपनी महत्वाकांक्षाओं के बावजूद मुगलों द्वारा छोड़े गए इस शून्य को भरने में नाकाम रहीं, तो क्या ये लगभग तय नहीं था कि कोई बाहरी शक्ति ही इस खाली जगह को भरेगी और एक नए, ज्यादा संगठित और शायद ज्यादा क्रूर साम्राज्य की नींव रखेगी? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।